गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू परचम पीएससी। आज से हम अपना एमपीपीएससी का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है नोटिफिकेशन आ चुका है, जल्द ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि एमपीपीएससी के इस क्रैश कोर्स के दौरान जो मेजर इश्यूज़ हैं या जो मेजर टॉपिक्स हैं हमारी तैयारी के, उनको हम कवर कर लें। आज से हम अपना एम पी पी एस सी जी के का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट देखेंगे। एमपी के बारे में जो भी जानने लायक बातें हैं स्टैटिक तौर पर, उनको कवर करते हुए फिर हम हिस्ट्री, एमपी पॉलिटी, ज्योग्राफी, एमपी इकोनॉमी, फिर एमपी का एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट्स और जो अदर स्टैटिक पोर्शन बच जाएगा जिसको हम जी के या वन लाइनर कहते हैं, उनको भी कवर करते हुए एम पी जी के का पोर्शन यहीं पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हम अपने परचम एप्लीकेशन पर एम पी पी एस सी से रिगार्डिंग क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी। उसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और साथ ही मैं लेटर इन द लेक्चर आपको उसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। आज हम स्टेट और उसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, फिर मेजर डायनेस्टी जो हिस्ट्री का पोर्शन है, एंड देन आगे चलते चलते जल्दी ही इसको एज अ क्रैश कोर्स ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हमारा पूरा जो कंप्लीट कोर्स है एम पी जी के एंड अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनका, वो आपको परचम ऐप पर मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? एमपी के इंट्रोडक्शन से कि एमपी क्या है, कहाँ है, हमें क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस में पूछा जाता है, वगैरह वगैरह। तो देखिए, हमारे जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं मेजरली स्टैटिक फॉर्म किए जाते हैं, जो पेपर 1 होता है प्रीलिम्स का उसमें भी, और इवन जो मेंस होता है उसमें भी स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, रिगार्डलेस के क्या चल रहा है स्टेट में, करंट अफेयर्स क्या है कहाँ। अभी तक आयोग का वहाँ पर फोकस नहीं, ऑल्दो हमारी अप्रोच में थोड़ा सा हम करंट को भी लेकर के चलते हैं। एमपी जो है आप जानते हैं, उसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये इसकी जो लोकेशन है ये सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में है। आपको पता ही है अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और नहीं तो मान लीजिए कि अगर मैं इंडिया का एक मैप ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये अगर इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूँ तो भारत के ठीक बीच में जो प्रदेश आता है उसको हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, जो कि इसका आधुनिक नाम है। इसके निकनेम्स मैंने आपसे कहा, हार्ट ऑफ इंडिया या हृदय प्रदेश, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जोग्राफिकली अगर बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट भारत का है। पहला कौन सा है? राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, और सिक्स्थ लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अनुसार। ऑल दो आंकड़े अपडेट होते रहते हैं 2011 के बाद, हालांकि सेंसस नहीं हुआ है, अभी होगा, हाल ही जल्द ही होगा, लेकिन फिर भी फिफ्थ या सिक्स्थ आप इसको कंसिडर करें। जब तक नए आंकड़े नहीं आ जाते हैं आप इसको सिक्स्थ ही लिखा करेंगे। और जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें डायरेक्टली ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे कि फिफ्थ है या सिक्स्थ है, तो उसमें लिखा भी होगा कि 2011 का सेंसस है या कोई और आंकड़ा है। जैसे एक आंकड़ा इकट्ठा करने का एनएसएसओ का तरीका और है, आप जानते हैं एनएसएसओ क्या है? ठीक है, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ बना दिया था भारत सरकार ने। तो जो लाभार्थियों की योजनाएं हैं, जितने लोगों को राशन दिया जाता है या जितने लोग सरकार में आधार कार्ड के लिए अप्लाई किए हुए हैं या जिनका आधार कार्ड बना हुआ है, वो सारा डेटा सरकार के पास है। तो कितने, प्रधानमंत्री खुद 140 करोड़ बोलते हैं, तो उस लिहाज से भी छठे नंबर पर ही आता है। कोऑर्डिनेट्स इसके ये हैं: 21 मिनट 6 सेकंड नॉर्थ, 26 मिनट 30 सेकंड नॉर्थ, नॉर्थ एल्टीट्यूड। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एज एन एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए, बहुत माइन्यूट डिटेल्स भी। ठीक है, फिर उसके बाद जो पोजीशन है मध्य प्रदेश की, वो एक कंप्लीटली लैंड लॉक्ड प्रदेश की है। कैसे? कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री को टच नहीं करता, सी बाउंड्री को टच नहीं करता, और इसकी सारी जो बाउंड्रीज हैं वो भारत के अंदर ही है, भारत के अपने स्टेट्स से ही जुड़ी हुई है। 1 नवंबर 1956 को ऑफिशियली इसे इस्टेब्लिश किया गया था और इसकी कैपिटल भोपाल थी, जबकि इसका सबसे बड़ा शहर आज के दिन जो है वो इंदौर है। इंदौर को आप एक और तरीके से भी जानते हैं कि भारत में सबसे साफ शहर का जो पुरस्कार है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, वो हर साल पिछले करीब 5 वर्षों से इंदौर को लगातार मिल रहा है। और अभी इसमें और भी डेवलपमेंट है, वो आगे देखेंगे। जो स्टेट है वो 55 जिलों में अभी बटा हुआ है। पहले 53 हुआ करते थे, लेकिन रिसेंटली जो अपडेट्स हुए उनमें 55 जिले मध्य प्रदेश में बना दिए गए हैं। तो ये छोटा सा अपडेट जो बीच में हुआ, जो किताबों में आप पढ़ते हो वो 53 पढ़ते होगे। साथ ही गवर्नमेंट कैसी है?
यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। दो तरीके की होती है, आप जानते हैं। कई राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, तो विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा में डायरेक्टली जनता से विधायक चुन करके आते हैं, जिन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए या विधायक कहा जाता है साधारण शब्दों में। उसके अलावा कई स्टेट्स में एक और भी सदन का प्रावधान है, जिसे विधान परिषद कहा जाता है। विधान परिषद का चुनाव डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं होता है। इसमें आमतौर पर जो ऑलरेडी इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और इसे हाउस ऑफ द एल्डरली भी कहा जाता है, वृद्धों का सदन भी कहा जाता है। बहुत सारे स्टेट्स में है, यूपी में है, बिहार में है, लेकिन मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में नहीं है। इसकी मांग लगातार उठती रहती है कि बड़ा स्टेट है तो एक राज्यसभा सरीखा सदन विधान परिषद के रूप में मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। टोटल 230 सीट्स हैं, यानी कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इनको कहा जाता है, और जो विधान परिषद के लिए सेलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। तो 230 टोटल विधानसभा की सीटें हैं, और हाई कोर्ट जो है वो जबलपुर में मध्य प्रदेश का लोकेटेड है। जबलपुर अगेन एक बड़ा शहर है, जबलपुर है। अभी मैं आपको शहर भी दिखाऊंगा कौन कौन से बड़े हैं। तो जबलपुर है, इंदौर है, भोपाल है, इस तरीके के शहर हैं। फिर इसके राज्य के जो पदाधिकारी हैं, खास करके गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, या कौन इसके चीफ सेक्रेटरी हैं, कौन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उसके अलावा स्टेट में अलग अलग जो फंक्शंस लोग करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, उनमें किस पोजीशन पर कौन है, ये भी अपडेट रहना ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम जब आए तब आप देख लीजिएगा एक बार दोबारा से कि कौन कौन पोजीशन पर है। आज जो करंट पोजीशन जिन लोगों की है वो ये है, मंगू भाई सी पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, और मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अभी। पहले कौन थे? शिवराज सिंह चौहान थे। शिवराज चौहान बहुत लंबे समय तक एमपी पर रूल करते रहे हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। शिवराज चौहान को कोलोकियली या जो जनभाषा है उसमें पब्लिकली मामा नाम से पुकारा जाता है, तो ये उनका एक और नाम है। अब मध्य प्रदेश इतना बड़ा है कि उसकी ईस्टर्न बाउंड्री और उसकी जो वेस्टर्न बाउंड्री है, यानी कि ईस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है, जो सिंगरौली है, सिंगरौली से लेकर अलीराजपुर तक ये जो डिस्टेंस है ये करीब 34 मिनट्स का है। और किस टर्म्स में मिनट्स की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस को मिनट में कब नापते हैं? जो समय का अंतर है कि यहां पर जो सूर्योदय है वो 34 मिनट पहले होता है इसके वेस्टर्न पार्ट से, यानी कि लेंथ काफी है स्टेट की। ठीक है। टोटल पॉपुलेशन स्टेट की करीब 7 करोड़ 26 लाख थी, 7 करोड़ 26 लाख 26,809, तो 7.2 CR आप उसको कह सकते हैं। और डेंसिटी 236 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि बहुत कम है। स्टेट डेंसली पॉपुलेटेड कतई नहीं है। पॉपुलेशन इसके क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बहुत कम है। अगर आप इसको कंपेयर करो यूपी से, तो यूपी एमपी से छोटा स्टेट है। एक बार को हम इसको बराबर मान लेते हैं कि यूपी इज इक्वल टू एमपी, और यूपी में करीब 24 करोड़ लोग रहते हैं। तो 24 करोड़ से लगभग, अगर ये 7 करोड़ हम इसको माने, तो 3.2 टाइम्स बड़ा है यूपी। क्षेत्रफल में यूपी कम होने के बावजूद 3 गुना ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। तो मध्य प्रदेश को क्या क्या कहेंगे कि बहुत ज्यादा डेंसिटी एमपी की नहीं है। लिटरेसी रेट वही अराउंड नेशनल, हमारा जो एवरेज है उसके आसपास है। नेशनल एवरेज हमारा 72% है, और एमपी का 69.32 लिटरेसी रेट है। सेक्स रेशियो इज 931 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये भी नेशनल एवरेज के पास ही है, ज़्यादा कम नहीं है। ऑल्दो पूरे इंडिया में ही कम है सेक्स रेशियो, तो एमपी में भी कम ही है। कास्ट कंपोजिशन की बात करें तो 15% एससी पॉपुलेशन है और 21% एसटी पॉपुलेशन है। ध्यान रखिएगा कि भारत के जो अदर स्टेट्स हैं, अगर कुछ स्टेट्स को छोड़ भी दें, तो जैसे यूपी है, बिहार है, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में कंपैरेटिवली जो एसटी पॉपुलेशन है वो बहुत लो होती है।
अगर बहुत बड़े राज्य भी हैं तो 2 से 3% की एसटी पॉपुलेशन मिलती है, लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंटली एसटी पॉपुलेशन है। व्हाट डज इट सिग्निफाई? कि यहाँ पर जो आदिवासी जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और इसका एक और मतलब अगर आप निकालें तो यहाँ पर जंगल को सहेज कर रखा गया है ताकि वो अपनी कल्चर के नज़दीक, प्रकृति के नज़दीक रह पाएं। अगर आप 7 करोड़ पॉपुलेशन है और उसका 21% टोटल पॉपुलेशन एसटी है तो ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। ठीक है। अगर आप इसका 5वां हिस्सा भी मानेंगे, 7 CR का 5वां हिस्सा भी मानेंगे तो ये मोर देन 1 CR है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन एमपी में रहती है। उसके बाद आ जाइए बाउंड्री चेंजेस जो किए गए थे, बाउंड्री चेंजेस जो एमपी में किए गए थे उनकी एक बार बात करते हैं। तो एमपी के फॉर्मेशन में 2 बार मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिनमें से पहला 1956 में बेसिकली बाउंड्री चेंज किया गया था। और उसमें क्या हुआ था, ये देखिए, दो तीन ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे बुल्धाना, अकोला, अमरावती, उसके अलावा वर्धा, नागपुर, ये जो है इन्हें बॉम्बे स्टेट के साथ, जो कि आज का महाराष्ट्र है, उनके साथ मर्ज कर दिया गया था। अब पहले जो फॉर्मेशन था स्टेट्स का वो मॉडर्न स्टेट्स की तरह नहीं था, बल्कि उससे थोड़ा सा अलग था। फॉर एग्जाम्पल, कुछ हिस्से एमपी के महाराष्ट्र को दिए गए, छत्तीसगढ़ को दिए गए। उसके अलावा अभी राजस्थान और यूपी के मध्य भी इस तरीके के विवाद हैं कि एमपी के कुछ एरियाज को अपने अंदर शामिल कर लिया जाए। जैसे बाप करके एक मूवमेंट चल रहा है भारतीय आदिवासी पार्टी के सौजन्य से, जो ये कहते हैं कि राजस्थान, यूपी, एमपी के कुछ एरियाज को मिला करके एक भील प्रदेश बनाया जाना चाहिए, जो बेसिकली एसटी डोमिनेंस वाले एरियाज के लिए डिमांड की जा रही है। क्योंकि हर जाति के लिए स्टेट हो ये तो संभव नहीं है। स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेजर कमीशंस बैठाए गए, उनकी भी बात करेंगे। उनके जरिए डिसाइड किया जाता है कि कौन से एरियाज को अलग राष्ट्र या अलग राज्य दिया जा सकता है। तो भील प्रदेश की मांग चल रही है। मैंने आप सभी कहा 21% एसटी पॉपुलेशन है, तो उसमें अगर एमपी के जो मेजर एसटी डोमिनेटेड एरियाज हैं, अगर उनको चंक आउट करके एक अलग भील प्रदेश बना दिया जाए, इसकी मुहिम बहुत लंबे समय से चल रही है। अब ये जो एरियाज थे ये मराठी स्पीकिंग एरियाज थे, इसलिए इनको महाराष्ट्र या बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी उसके अंदर शामिल कर दिया गया था। जो अर्स्टवाइल बॉम्बे है अभी उसका नाम मुंबई हो गया है, और महाराष्ट्र बेसिकली नाम बदल के बॉम्बे का कर दिया गया है। ठीक है। उसके अलावा मंदसौर मध्य प्रदेश का पार्ट बना, जो सिरोंज तहसील है कोटा की, वो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर ली गई थी और भोपाल कैपिटल बन गई। तो ऐसे इनका रिलोकेशन भी हुआ है रिसोर्सेज का, और जो स्टेट्स हैं उनका भी। तो ये थोड़ा सा वन लाइनर में कई बार आपको ज़रूरत पड़ सकती है इनकी, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो है मध्य प्रदेश का मैप, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि दरअसल एमपी कहाँ है, एमपी के आसपास क्या लगता है, कौन से ज़िले लगते हैं। तो इधर अगर आप देखेंगे तो राजस्थान बॉर्डर लगता है। अब यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ से राजस्थान बॉर्डर है, और ये पूरा, अब ये कौन कौन से ज़िले हैं देख लीजिएगा एक बार। राजस्थान के साथ जो ज़िले लगते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है झाबुआ, झाबुआ ज़िला लगता है राजस्थान के साथ। फिर रतलाम लगता है, मंदसौर लगता है, नीमच लगता है। नीमच के बाद अगर आप इधर आ जाएंगे थोड़ा सा, तो ये नदियां हैं, और नदियों के साथ साथ दोबारा से इधर मंदसौर लगता है, फिर रतलाम लगता है, फिर मालवा, ये राजगढ़, गुना, शिवपुरी और शिवहर। शिवहर से अगर आप आगे और भी चलेंगे तो यहाँ तक राजस्थान बॉर्डर है। तो ये भिंड मुरैना का इलाका आ जाता है। ये मुरैना है, ये भिंड है। भिंड लगता नहीं है लेकिन पास में है, तो भिंड नहीं लगता है, ये बात याद रखिए। फिर शिवहर है, और ये मुरैना इधर आ जाएगा। तो इतने डिस्ट्रिक्ट आपके राजस्थान के एमपी के साथ लगते हैं। ऊपर आपका उत्तर प्रदेश है, यहाँ राजस्थान की बाउंड्री खत्म होती है। तो देखिए, यूपी लगा, राजस्थान लगा, और कितने जिले टोटल लगे? झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, शिवहर, मुरैना, इतने डिस्ट्रिक्ट लगे। फिर उसके बाद यूपी में अगर आप आए तो यहाँ से यूपी की बाउंड्री शुरू होती है भिंड मुरैना से। तो भिंड, मुरैना, दतिया, और ये जो बनता है झांसी वाला इलाका, ये भी कट के और डिस्ट्रिक्ट्स को अपने अंदर समेट लेता है जहाँ से यूपी लगता है।
तो शिवपुरी लगता है, अशोकनगर लगता है, उसके अलावा सागर लगता है, और इधर आएंगे तो छतरपुर है, टीकमगढ़ है, निवारी है, ये छतरपुर, सतना, रेवा, और अगर इधर आ जाएंगे तो थोड़ा सा पोर्शन सिद्धि का लगता है और सिंगरौली लगता है। अब यहाँ फिर यूपी की बाउंड्री खत्म हो जाती है और नीचे आपका महाराष्ट्र लगता है एमपी से, और इधर छत्तीसगढ़ लगता है। तो टोटल, और इधर थोड़ा सा ये गुजरात का पोर्शन भी लगता है। तो मेजर आपके गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इनसे आपकी बाउंड्रीज लगती है एमपी की, और ये मेजर ज़िले हैं। अगर आपको नहीं जानकारी है कि ज़िले कौन से हैं या मेजर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वो कौन से हैं, बाउंड्रीज कहाँ से टच होती है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरा देखना अच्छे से और याद करने की कोशिश कर लेना, हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो, थोड़ी देर पहले अभी हम भील प्रदेश बनाने की बात कर रहे थे, तो एमपी जब बनाया गया उस समय भारत में एक मूवमेंट चल रहा था जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट के नाम से भी हम इंडियन हिस्ट्री में जानते हैं। और अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अलग अलग जो कल्चर्स हैं, जो अलग अलग प्रकार के जातीय या जो रेसेस हैं, वो अपने लिए स्टेट्स डिमांड कर रहे थे कि हमें अपने भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, हमें अपनी जाति के आधार पर राज्य चाहिए। तो कमीशंस बैठाए गए। कमीशंस को एक बात तय करनी थी कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होगा वो किस आधार पर किया जाएगा, और उसी आधार पर मध्य प्रदेश का भी किया गया। इसके लिए जो मेजर कमिटीज बनी थी उसमें पहला धर कमीशन था जो जून 1948 में। तो ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, और पढ़ा है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, आसानी हो जाएगी। एस के धर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और इसने स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पर तोड़ने का, बांटने का सुझाव दिया था। लिंग्विस्टिक बेसिस क्या, कि हम जैसी भाषा बोलते हैं उस आधार पर रिऑर्गेनाइज करें। जैसे उसके बाद में पंजाब अलग हुआ, हरियाणा अलग हुआ, उसके अलावा आंध्र प्रदेश बना, और कई पोर्शंस कार्व आउट किए गए महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में मिलाने के लिए भाषाई आधार पर, क्योंकि मराठी स्पीकिंग एरियाज वो थे। छत्तीसगढ़ी के लिए एक अलग प्रदेश दिया गया। बॉम्बे को दो हिस्सों में तोड़कर गुजरात बनाया गया गुजराती भाषियों के लिए, और मराठियों के लिए महाराष्ट्र बनाया गया था। तो ये रिपोर्ट दिसंबर 1948 में आ गई थी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनाए जाने के आधार पर, लेकिन फिर इसका खंडन कर दिया गया कि ऐसे स्टेट्स नहीं होंगे, तो इसको रिजेक्ट बेसिकली कर दिया गया था। बाद में जेवीपी कमेटी बनी। इसमें हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारमैया, ये लोग शामिल थे। ये दिसंबर 1948 में जब ये कमीशन फेल हो गया तो उसके बाद ये बैठाया गया, और इसमें भी फैसला किया गया 1948 में कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स का नहीं होना चाहिए। अब जब लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की बात खत्म कर दी गई तो फिर एक बहुत बड़ा विवाद होता है देश में, और विवाद के बाद दोबारा से एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसने लिंग्विस्टिक आधार पर राज्यों के गठन के सुझाव को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि जेवीपी कमेटी भी फेल हो गई थी, और इसका नाम रखा गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। फजल अली इसके चेयरमैन थे, उसके अलावा हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। तो 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और कहा था कि एक स्टेट एक राज्य नहीं होना चाहिए। अब एक स्टेट एक राज्य तो नहीं होना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन जो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट होगा दैट शुड बी सोलली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और वही यहाँ पर किया गया। उन्होंने कहा कि नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। मान लो इधर पंजाबी बोलते हैं, इधर हरियाणवी बोलते हैं, इधर गुजराती, इधर राजस्थानी, या इधर राजस्थानी, इधर गुजराती, इधर छत्तीसगढ़ी, बघेली, है ना, इधर हिंदी बोलते हैं, इधर बिहारी, भोजपुरी, या जो मैथिली, मगही भाषाएं बोलियां बोलते हैं। अगर इतने सारे लोग अपने अपनी बोलियां भाषाएं लेकर के अलग हो गए तो कल को वो एक अलग स्टेट की भी डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सारे रिसोर्सेज हो जाएंगे। अब भारत में जो स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान है सबसे बड़ा स्टेट है, उसके बाद यूपी है बड़ा स्टेट है, एमपी है बड़ा स्टेट है, महाराष्ट्र बड़ा है, ये कई यूरोपियन कंट्रीज से भी बड़े बड़े देश हमारे हमारे पास राज्यों के तौर पर हैं। तो अगर इतना बड़ा एरिया उनके पास है तो हो सकता है कि कल को वो अपनी सोवरेनिटी के लिए भी आंदोलन शुरू कर दें कि हमें भारत से अलग होना। इसलिए जो जब ये विचार रिजेक्ट हुआ तब उन्होंने कहा कि चलो सोली लैंग्वेज बेसिस पे मत बनाओ, लेकिन लोगों की सिक्योरिटी यूनिटी के लिए, लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी के लिए एक स्टेट दिया जा सकता है। साथ ही फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रैशनल भी उसका होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के आधार पर आप दे सकते हो। तो एमपी जो बना, एमपी आप कह सकते हैं कि मेजरली भाषाई आधार पर बनाया गया एक स्टेट था जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रेकमेंड किया था।
क्योंकि इसकी रिपोर्ट ही आती है 1955 में तो, और 56 में 1 नवंबर को एमपी बन जाता है। तो इसीलिए ये बनाया गया, और आगे चल के इसकी जो हिस्ट्री है, कल्चर है, आर्किटेक्चर है, या इसका जो गवर्नेंस करने का तरीका है, लोगों की होमोजेनिटी बेसिकली अगर आप बात करें तो वो एमपी के, पूरे एमपी के अंदर आपको दिखेगी, उसी तरीके के लोग। ठीक है, चलिए। फिर कुछ इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन एमपी के अंदर लगातार चलता रहा है, और ये चलते रहना चाहिए, क्योंकि अलग अलग इतना बड़ा स्टेट है तो उसमें अलग तहसीलें बनाना, अलग ज़िले बनाना, ये समय समय पर चलता रहा है। हमारे किस काम का है कि हमसे एग्ज़ाम में बहुत बार ये सवाल कर लिया जाता है कि फलां ज़िला कब बना था, है ना। तो 1972 में भोपाल और राजनांदगांव को क्रिएट किया गया था, और 45 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे। भोपाल जो है वो सीहोर एक ज़िला है, सीहोर की बेसिकली एक तहसील हुआ करता था। बाद में भोपाल को फुल टाइम डिस्ट्रिक्ट बनाने का फैसला एमपी गवर्नमेंट ने 1972 में लिया था, और उसी साल राजनांदगांव भी बना था। 1998 में 10 नए और ज़िले बनाए गए। ठीक है, उस समय BR दुबे कमेटी ने इसे रेकमेंड किया था। ये एक और मेजर पॉइंट याद रखने का है, जिनमें से 4 एमपी में है, कटनी, सेवहर, बरवानी और दिंदोरी। 1998 में 6 और डिस्ट्रिक्ट बनाए गए सिंहदेव कमेटी के आधार पर। तो आपको क्या करना है कि ये जो साल दिया गया है, ये 98 ये कौन से साल में कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर कौन सा जिला बना था, ये 1 लाइनर क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। और इनमें से 3 जो है वो एमपी में है, नीमच, हरदा और उमरिया। और टोटल जो तहसील है 1998 में कितनी हो गई थी, 61। फिर 2000 में इसका पार्टीशन होता है। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया जाता है, भारत का 26वां। तो एमपी से पूरा एक स्टेट काट दिया गया, 16 डिस्ट्रिक्ट उस स्टेट को दिए गए, और 3 डिवीजन दे दिए गए, और एमपी में केवल 9 डिवीजन बचे और 45 डिस्ट्रिक्ट्स बचे। तो छत्तीसगढ़ जो आज एक अपने आप में पूरा राज्य है, जहां पर 90 विधानसभा सीटें हैं, वो एमपी का पार्ट हुआ करता था। और क्यों उसको अलग कर दिया गया, क्योंकि वो बेसिकली आदिवासी प्रदेश की मांग थी कि छत्तीसगढ़ को आदिवासी प्रदेश के तौर पर स्वीकार किया जाए। उसके बाद देखो 2000 के बाद 2003 में अब यहां पर आपका छत्तीसगढ़ आपसे अलग हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद उमरिया, बुरहानपुर, अशोकनगर, ये बोस कमेटी ने सुझाव इसका दिया था। 2008 में अलीराजपुर, सिंगरौली, अलीराजपुर 49वां, सिंगरौली 50वां। फिर 2013 में अगर मालवा बनाया गया, 2018 में निवारी बनाया गया, और 2023 में मऊगंज 53rd, पंधुरना 54th और मैहर ये 55th। तो टोटल 55 जिले एमपी में ऐसे हो गए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कर करके, कि कैसे एमपी बना, एमपी के ज़िले बने, डिवीजन बने, कैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ, किस समय पर कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर कौन सा ज़िला बना। ये आप इसके स्टैटिक पोर्शन में अगर याद रखोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आ जाओ, ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी हिंदी है, जो इसके सिंबल्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, और कौन कहाँ क्या कौन सी भाषा बोलता है, कैसा उनका कल्चर है, इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट की हिंदी ही है। यहाँ पर बुंदेली, बघेली, और पहले यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भी बोली जाती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ी के लिए एक अलग प्रदेश छत्तीसगढ़ बना दिया गया था। तो बुंदेली, बघेली, निमारी, मालवी, ब्रज भाषा अब ये जो यूपी से लगते हुए एरियाज हैं वहां पर बोली जाती है। कोकरू, भीली, भीली बेसिकली आदिवासी लैंग्वेज है, भीलों की भाषा को भीली कहा जाता है, बोली है बेसिक मेजरली तो। और गोंड प्रदेश जो है, गोंड आदिवासी जो है वो गोंडी भाषा बोलते हैं, बोली बोलते हैं, भाषा का दर्जा नहीं मिला है, गोंडी बोलते हैं। ठीक है। स्टेट एम्बलम में अशोक स्तंभ को एक स्टेट सिंबल या सर्कुलर सील के तौर पर पहचान मिली हुई है। उसके अलावा जो बेनियन ट्री है उसके बैकग्राउंड पर अशोक का पिलर है, 24 स्तूपों से घिरा हुआ, और वीट और पैडी के स्टॉक्स उसमें है। ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल सॉन्ग है सुख का दाता सबका साथी, ये महेश श्रीवास्तव ने इसको लिखा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार तो पूछा भी गया था।
ठीक है, तो थोड़ा सा इसको गौर से आप देखना। फिर बाकी कुछ सिंबल्स हैं, और पहले कौन फर्स्ट पोजीशन पर रहा, सबसे पहला कौन बना, ऐसे सवाल भी इंट्रोडक्शन से कई बार आ जाते हैं। तो जैसे डांस है तो राई डांस है स्टेट सिंबल, या जो अदर सिंबॉलिक जिनकी मान्यता होती है कि हमारी पहचान क्या है, तो हम यहाँ पर कौन सा डांस करते हैं स्टेट में, तो राई डांस मध्य प्रदेश की पहचान है। स्वैम्प डियर, बारहसिंगा जो है वो राजकीय पशु यहाँ का है। बर्ड जो है वो दूधराज है, जिसे एशियन पैराडाइज भी कहा जाता है। ठीक है, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। उसके बाद फिश जो है महसीर इनकी राजकीय मछली है। वाइट लिली यहाँ का राजकीय फूल है। बरगद का पेड़ इनका राजकीय वृक्ष है। नदी नर्मदा नदी राजकीय नदी है। और मलखंब जो है वो यहाँ का राजकीय खेल है। मलखंब आपने देखा होगा, एक खंबे के ऊपर एक पहलवान अपनी जोर आजमाइश करता है, उससे करतब दिखाता है। इसको मलखंब नाम से भी जाना जाता है। आजकल इसके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी होती हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि यहाँ एमपी में कौन सबसे पहला क्या रहा, पहला मुख्यमंत्री कौन रहा, पहला सेक्रेटरी कौन रहा, पहला मिनिस्टर कौन रहा, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही, पहली गवर्नर कौन महिला रही। इस तरीके की जो फर्स्ट होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो ये आप जानते होंगे कि ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, चल, जो सरकार चलाते हैं, बेसिकली सरकार चलाने वाले जो लोग हैं वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। तो पहले गवर्नर एमपी के जो बने वो पट्टाभी सीतारमैया बने। और पट्टाभी सीतारमैया कौन थे? जो जेवीपी कमेटी 1948 के मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। उनको यहाँ का पहला गवर्नर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज़ादी के आंदोलन में पट्टाभी सीतारमैया का बहुत महनीय, बहुत बड़ा, बहुत वृहद विशाल और सिग्निफिकेंट रोल है। ये आप समझिए, तो बहुत महनीय व्यक्ति एमपी के पहले गवर्नर बने थे। पहले सीएम कौन थे? रविशंकर शुक्ला थे। रविशंकर शुक्ला का क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा गया है एमपीपीएससी में। पहली महिला गवर्नर सरला ग्रेवाल बनी। पहली महिला सीएम उमा भारती बनी। उमा भारती मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। पहली विमेन आईएएस एमपी से निर्मला बुच बनी थी। और पहली महिला आईएएस का मतलब ये नहीं कि जो एमपी में पैदा हुई, वहीं पर पढ़ी लिखी, फिर वहीं से आईएएस बन गई, वही काडर मिल गया, नहीं। पहली महिला आईएएस जो एमपी में पोस्टेड हुई, बाहर से भी आई हो चाहे, तो वो श्रीमती निर्मला बुच बनी। विधानसभा के पहले स्पीकर कौन बने? पंडित कुंजीलाल दुबे। पहले लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने हाउस के? श्री विष्णुनाथ यादवराव तमस्कर। पहले चीफ सेक्रेटरी कौन बने? एचएस कामत। पहले डीजीपी कौन बने? बीपी दुबे। पहले आईजी कौन बने? बीजी घटे। तो ये आप लिस्ट याद कर लेना। कोई तरीका नहीं है जो मैं आपको कहूँ और ये याद हो जाए। हाँ, इसको 2-3 बार देख लेना या पीडीएफ डाउनलोड करके आप कर सकते हो याद। ठीक है, पहले नोबेल लॉरेट जो एमपी से हुए वो कैलाश सत्यार्थी हुए, जिन्हें शांति पुरस्कार 2014 नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी को ये पुरस्कार किस लिए दिया गया था? उन्होंने बच्चों के क्षेत्र में जो काम किया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बच्चों को बचाने का, उनको नया जीवन देने का जो काम किया, उस संदर्भ में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। फिर देखो, ये हम कर चुके हैं। ये दोबारा से आपके लिए एक सिंपल कंपाइलेशन की तरीके से रखा गया है, तो ये आप देख लेना एक बार। फिर देखो, ये दोबारा से कंपाइलेशन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स का, उनमें फर्स्ट कौन कौन रहा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कौन कौन रहा, ताकि आप बेहतर तरीके से देख पाएँ, कर पाएँ। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ें और नई हैं, कुछ और जोड़ी गई हैं,
तो वो भी एक बार देख लेना। मेजरली तो मैंने आपसे कह ही दिया है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, विमेन गवर्नर, और उसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले अध्यक्ष कौन थे, अपोजिशन के लीडर। जो पहली, हाँ एक चीज़ जो रह गई थी, फर्स्ट विमेन लीडर ऑफ अपोजिशन श्रीमती जमुना देवी एमपी में बनी है। उसके बाद कुछ एक और चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट विमेन चीफ सेक्रेटरी कौन थी, निर्मला बुच थी। और ये जो पहली महिला आईएएस जो मैंने आपसे अभी कहा था ना, ये बनी थी श्रीमती निर्मला बुच, ये चीफ सेक्रेटरी भी बन गई थी बाद में। तो पहली महिला चीफ सेक्रेटरी और पहली महिला आईएएस ऑफिसर यही रही है। पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, एनवी लोहानी थे। पहले लोकायुक्त कौन थे, पीवी दीक्षित थे। पहले इंफॉर्मेशन कमिश्नर टीएन श्रीवास्तव रहे हैं। पहले एडवोकेट जनरल एम अधिकारी रहे हैं। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन रहे हैं, श्री सवाई सिंह सिसोदिया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आगे। पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन यानी कि एमपीपीएससी के पहले चेयरमैन कौन थे, डीवी रेगे। पहली महिला आईपीएस आशा गोपालन। पहले आईजी ऑफ पुलिस बीजी घटे, ये हम कर चुके हैं। पहले डीजीपी बीपी दुबे, ये भी कर चुके हैं। और नोबेल लॉरेट भी आपको पता है कौन है। तो ऐसे ही आप कर पाएंगे, जब 2-3 बार इनको आप याद करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, तब कर पाएंगे। ठीक है, 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। अभी हमने ये चीज मैप में भी देख ली थी और आप वैसे भी जानते होंगे कि 5 राज्यों के साथ सीमाएं लगती हैं। उनमें से 37 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स एमपी के आते हैं। अब 37 में कई ऐसे ज़िले हैं जो एक स्टेट के साथ 2 ज़िले भी लगते हैं, तो आप हमने दोनों काउंट किए। जैसे भिंड मुरैना जो है वो आपका राजस्थान से भी लगेगा और यूपी से भी लगेगा, तो दोनों से काउंट होंगे। इधर आ जाओ, अब कौन कौन से लगते हैं मैंने आपको मैप पे दिखा दिया था, थोड़ा सा यहाँ आपका रिवीजन हो जाएगा। यूपी से 14 ज़िले लगते हैं, राजस्थान से 10 ज़िले लगते हैं, महाराष्ट्र से 10 ज़िले लगते हैं, छत्तीसगढ़ से 7 लगते हैं, गुजरात से 2 लगते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। अगर आप कहें तो मैं आपको दोबारा से मैप दिखा देता हूँ और आसानी हो जाएगी थोड़ा समझने में, वैसे हम कर चुके हैं तो नो वरीज। एक बार ये मैप दोबारा से रिविजिट कर लेना और देख लेना कौन कौन से ज़िले लगते हैं। याद करने के लिए कोई उसका बेटर एक्रोनिम अगर आप बना पाएँ तो बना लेना, थोड़ा सा एआई की सहायता ले लेना, वो आपको शायद अच्छे से बना के दे दे। ठीक है, उसके बाद देखो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट जो हैं 18 टोटल ऐसे ज़िले हैं आज के दिन 55 में से जो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को भी टच नहीं करते। मतलब ये कि जैसे ये एमपी है और यहाँ मान लो इसके बॉर्डर पे कुछ ज़िले हैं, तो इसके बीच में भी कुछ ऐसे ज़िले बच गए जो सिर्फ एमपी में ही है, किसी राज्य की सीमा को भी टच नहीं करते। ऐसे 18 लैंडलॉक्ड ज़िले हैं, इनमें भोपाल, इंदौर और ग्वालियर मेन है और ये गढ़ रहे हैं किसी समय पर। सेंटर पॉइंट्स क्या क्या है, मंगलनाथ टेम्पल है उज्जैन में, इसको कहा जाता है कि धरती का बीच है, कि धरती के ठीक बीच में ये मंगलनाथ टेम्पल है। फिर जो अनडिवाइडेड इंडिया का सेंटर था वो बैतूल में था, बरसाली। मध्य प्रदेश का जो मध्य है, भारत का मध्य जो है मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का भी मध्य प्रदेश जो है वो सागर को कहा जाता है। और ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया भी एमपी में ही पड़ता है, कटनी जिले में पड़ता है, करौंदी। तो करौंदी भारत का केंद्र है। कहीं कभी जाना हो कि ऊपर नीचे बराबर कौन पड़ता है, तो वो कटनी जिला में पड़ता है, करौंदी नाम का एक स्थान है। ठीक है, चलो उसके बाद भोपाल का स्टेट मर्जर कब हुआ था। आप जानते हो भारत में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, तो टोटल 562 रियासतों को मिला करके भारत को जोड़ा गया था, जिनमें से अलग अलग राजा भारत के साथ आए। कुछ को आज़ादी थी पाकिस्तान के साथ जाने की। तो भोपाल स्टेट जो था वो एक बड़ी रियासत हुआ करता था। उसके नवाब हमीदुल्ला खान ने भारत के साथ मर्जर करना स्वीकार किया था और 1 जून 1949 को महाराजा भोपाल भारत के साथ शामिल होते हैं और पहले सीएम जो हैं वो शंकर दयाल शर्मा बनते हैं। चलो उसके बाद आ जाओ आगे।
ये हमने इंटरनल एवोल्यूशन पूरा देख लिया था दोबारा से, अगर आप देखना चाहो तो कर सकते हो। 72, 98, 2000 और 2023 में जो जो चेंजेस एमपी के अंदर आए हैं। फिर एमपी का फिजियोग्राफिक डिवीजन देखना है। हमने देख लिया कि स्टेट कहाँ पर पड़ता है, इसके जोग्राफिकल बाउंड्रीज क्या क्या हैं, इसके बेसिक स्टैटिस्टिक्स के भाई पॉपुलेशन कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है, डेंसिटी कितनी है। अब हमें समझना है कि स्टेट दरअसल है क्या, स्टेट में कैसी ज़मीन है, कैसे प्लेन है, ज़मीन उबड़ खाबड़ है, मिट्टी का रंग कैसा है, या वहाँ पर जो फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं वो कैसे हैं, दिखता कैसा है एमपी। वो समझने के लिए आप समझो कि आप 7 भागों में एमपी को बांट सकते हो। पहला, सेंट्रल इंडिया का प्लेट्यू जिसे कहा जाता है, वो आता है, प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये भारत का पठार आप इसे कहें, के बीच में पठार है। और 10% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ एमपी जो है वो एलुवियल सॉइल वाला है, इसे मस्टर्ड बाउल भी कहा जाता है। पठार का एरिया आप जानते हैं क्या होता है, कि जैसे नदियां अपने साथ जो अवसाद लेकर के आती हैं उनसे कुछ इस तरीके के मैदान बन जाते हैं। ये मैदान आमतौर पर समतल होते हैं और समतल मैदान खेती के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी ज़मीन होती है जो नॉर्मल, जो ये प्लेन होते हैं, इससे उभरी हुई होती है, इससे थोड़ी सी ऊंची होती है। उस ऊंची ज़मीन को पठार कहा जाता है। तो ये 10% एमपी का है। पूरी एमपी की ज़मीन प्लेन नहीं है, कुछ पठारी एरिया भी है। फिर बुंदेलखंड का प्लेट्यू आता है। पहला तो सेंट्रल इंडिया का प्लेट्यू आ गया, फिर बुंदेलखंड का प्लेट्यू जो है वो अराउंड 7% ऑफ द टोटल एरिया है। यहाँ पर हाईएस्ट पीक जो है वो सिद्ध बाबा है। अब हाईएस्ट पीक का मतलब ये है कि वो जो प्लेट्यू बना है वो प्लेट्यू जमीन के ऊपर है, और उस ऊंचाई में कई बार पीक भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर रेवा पन्ना का प्लेट्यू है, अराउंड 10% ऑफ द टोटल एरिया, और ये विंध्यन स्क्रैप लैंड इसको कहा जाता है। यहां पर आपको डायमंड्स मिलते हैं। वो जो गाना है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो वो पन्ना की तमन्ना दरअसल यहाँ से आया है, रेवा पन्ना से। पन्ना में सचमुच हीरे मिलते हैं। और रिसेंटली बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री की, रिसेंटली तो नहीं, थोड़ा समय हो गया, 1-2 साल, तो आप वो देखिएगा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। उसमें एक व्यक्ति को सच में हीरा मिला और उसकी कीमत करोड़ों में थी। तो यहाँ के लोग जो है, हालांकि खनन सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है और सरकार द्वारा भी प्रतिबंधित है, लेकिन लोग करते हैं, जो अवैध में नहीं आता है लेकिन लोग भी करते हैं। तो वहाँ पर लोगों को डायमंड मिलते हैं, और कभी कभार 1 in a million कई बार लोगों को मिल जाता है। ठीक है। फिर मालवा प्लेट्यू है 28%। ये मालवा सबसे बड़ा इलाका है, यहाँ पर बेसाल्ट रॉक है और टेम्परेट क्लाइमेट रहता है, तो सबसे अच्छे एरियाज में से एक मालवा प्लेट्यू को माना जाता है। फिर नर्मदा और सोन वैली है, ये लोवेस्ट पॉइंट है, 27% ऑफ द टोटल एरिया है, और यहाँ पर काली मृदा मेजरली पाई जाती है। कपास की खेती यहाँ पर ज़्यादा की जाती है। सतपुड़ा मैकाल रेंज है, 11% ऑफ द टोटल एरिया। हाईएस्ट पीक जो है वो धूपगढ़ है, पंचमढ़ी में, और ये करीब 1350 मीटर का पीक है। आप जानते हैं, आपने सतपुड़ा के जंगल कविता पढ़ी होगी बचपन में, सतपुड़ा के जंगल, तो वो सतपुड़ा के जंगल मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा मैकाल रेंज के अंतर्गत आते हैं। फिर विंध्याचल रेंज आती है, ये एंशियंट रेजिडुअल माउंटेन्स बेसिकली है, इसमें विंध्य रेंज आती है। तो जैसे अरावली है, विंध्य है, और जो भारत के राष्ट्रगान में एक शब्द आता है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, तो वो जो विंध्य है, अरावली नहीं लिख पाए हम अपने राष्ट्रगान में, लेकिन विंध्य जरूर लिखा, तो वो एमपी का पार्ट है और भारत के रिच हेरिटेज, कल्चर और हिस्ट्री को दिखाता है विंध्य पर्वत। फिर उसके बाद कुछ नदियां हैं इंपॉर्टेंट एमपी में, उनमें से सबसे बड़ी जो नदी है वो नर्मदा नदी है। नर्मदा को माता की तरीके से पूजा जाता है, जैसे उत्तर भारत में गंगा का स्थान है और त्रिवेणी संगम का स्थान है, ठीक वैसा ही स्थान मध्य प्रदेश में माँ नर्मदा का है। नर्मदा नदी के किनारे कुछ मेजर शहर भी बसे हुए हैं एमपी के, जिनमें से उज्जैन सबसे बड़ा प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेस है जो बसा हुआ है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए भी फेमस है। महाकालेश्वर मंदिर
उज्जैन के बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का भी आवागमन लगातार बना रहता है। तो 1300 किलोमीटर टोटल ये माँ नर्मदा नदी है, और जिसमें से 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है और ईस्ट टू वेस्ट की साइड बहती है। अगर ये नदी है तो यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट की साइड बहती है, ठीक है, इधर नहीं आती है। ज़्यादातर नदियाँ हमारी ईस्टर्न फ्लो वाली हैं, जैसे गंगा आती है ऊपर से पहाड़ों से आई, ये इधर बंगाल की खाड़ी में, यमुना आई इधर से, ये इधर बंगाल की खाड़ी में, ब्रह्मपुत्र आई इधर, ये इधर से बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, गोदावरी आई ये इधर से बंगाल की खाड़ी में। तो ऐसा नहीं है, ये जो नदी है ये वेस्टर्न फ्लो वाली नदी है और ये अरब सागर में जाके गिरती है। उसके बाद चंबल, हाँ, और टोटल इसकी 41 ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरी तब करेंगे जब अपना कंप्लीट जो हमारा MPGK वाला लेक्चर होगा, उसमें सारी ट्रिब्यूटरीज और एक एक उनको प्रॉपर आपको बताएंगे कि कौन कहाँ किससे मिलती है, कितनी लंबी चौड़ी है, और MP की बाकी नदियाँ कौन कौन सी है। भाई नर्मदा का इंपॉर्टेंस इससे बनता है कि 41 ट्रिब्यूटरीज इसकी है। चंबल सबसे बड़ी दूसरी नदी है, जिसमें से 965 किलोमीटर MP में बहती है, और ये रेवाइंस के लिए और गलीज के लिए फेमस है, और सॉइल इरोजन करती है मुरैना में। तो अगर आप ये भिंड मुरैना वाला इलाका देखोगे ना, तो यहाँ पर बीहड़ होते हैं, ठीक है, और आपने फेमस, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो तो बीहड़ों के बारे में आप इतना ही जान पाओगे कि ये एक ऐसे एरियाज होते हैं, मान लो ये प्लेन है और यहाँ पर सैंड ड्यून्स बने होते हैं, छोटे छोटे एकदम स्पाइक वाले सैंड ड्यून्स मिलेंगे, और ये जो बीच का इलाका होगा ये खाली आपका मिलेगा, ठीक है। तो इनमें से नदी ऐसे जिगजैग जिगजैग करते हुए जाती है। कैसे समझाऊं आपको? एक प्लेन एरिया है, उस पे छोटे 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 टीले बना दो, छोटे से मतलब कितने, बिल्कुल छोटे नहीं, 15-20 फुट के कम से कम टीले, छोटे छोटे बिल्कुल टापू से, और उनके बीच से ऐसे 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 नदियां जा रही हैं। तो इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, यानी कि वो एरिया खेती के लायक नहीं रहता, फिर वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नदी कब रास्ता बदल ले और वो जो टीले हैं उन पर तो कुछ उगेगा नहीं। तो ये एरिया क्या करता है, ये जो बीहड़, इसको बोलते हैं बीहड़, ये जो बीहड़ बच जाता है, ये डकैतों के लिए, बागियों के लिए एक सेफ हाउस बन जाता है। और आपने सुना होगा बीहड़ में बागी रहते हैं, तो बीहड़ के बागी क्या करते हैं, लूटमार करने का काम करते हैं, अपने लिए न्याय मांगने का काम करते हैं। सरकार ने मुहिम चलाकर सारे बागियों को सरेंडर करवाया था, और कुछ को आत्मसमर्पण ना करने के एवज में सरकार की गोली का भी निशाना बनना पड़ा था, ठीक है। तो ये वही बीहड़ है जहां से चंबल नदी निकलती है। आपने चंबल के डाकू नाम से भी बहुत फेमस आजकल एक नैरेटिव सुना होगा कि चंबल के डाकू हैं, बहुत खतरनाक हैं, ठीक है। तो ये वही चंबल है। फिर बेतवा आती है। बेतवा नदी को गंगा नदी कहा जाता है MP की, क्योंकि ये बुंदेलखंड की लाइफलाइन है, बुंदेलखंड को सस्टेन कराती है। बुंदेलखंड कौन सा इलाका है, ये इलाका जो यूपी के साथ MP का लगता है, जो हमने नक्शे में देखा था, उसको बुंदेलखंड बेसिकली बोला जाता है। तो वहाँ पर बेतवा बहती है, और बेतवा अगर नहीं हो तो शायद ये इलाका भी ना हो। तो बुंदेलखंड की गंगा है वो। शिप्रा नदी है, इसे मालवा की गंगा कहा जाता है, ठीक है। उज्जैन में जो सिंहस्थ कुंभ होता है वो शिप्रा नदी के किनारे पर ही होता है, ठीक है। तो शिप्रा भी वन ऑफ द मेजर एंड फेमस रिवर्स है। फिर उसके अलावा माही रिवर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। माही नदी, ये अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, ठीक है। शायद मैंने नर्मदा के इंट्रोडक्शन में आपसे कहा कि उज्जैन इस पर है, तो उज्जैन नर्मदा पर नहीं, शिप्रा नदी पर है, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद कुछ मेजर वाटरफॉल्स हैं, जिनमें बहूती वाटरफॉल है, मौजगंज सबसे बड़ा है, चचाई रेवा में है, धुआंधार जबलपुर में है, और कपिल धारा अनूपपुर में है। उसके बाद जो इरिगेशन होता है MP में मेजरली कैसे होता है, क्योंकि देखो हमने देख लिया कि नदियां तो हैं, और नदियां होने के साथ साथ
ट्यूबवेल्स का भी अच्छा खासा रिसोर्सेज इरिगेशन के लिए एमपी में यूज किया जाता है। अराउंड 67% ऑफ द टोटल इरिगेशन डन इन एमपी इज रन बाय ट्यूबवेल्स एंड नॉट बाय रिवर्स। और ये ट्यूबवेल इतनी संख्या में क्यों है? क्योंकि नदियों की भरमार है, नदियों से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो जल्दी होता रहता है, इसीलिए ये पानी का प्रयोग करते हैं एज अ प्राइमरी सोर्स। हरदा और नर्मदापुरम जो है वो मोस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश है। फिर सोन रिवर जो एक मेजर रिवर है एमपी की, इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, अमरकंटक से पैदा होती है और गंगा में मिलती है पटना के नज़दीक। ठीक है, इससे हमारा क्या सरोकार है? ये एमपी में 509 किलोमीटर बहती है, टोटल लेंथ इसकी 780 किलोमीटर से। तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि जो बाहर अदर स्टेट्स में नदियाँ जाती हैं वो एमपी से होके जा रही हैं, तो इसलिए ज़रूरी है। बेतवा हमने किया पीछे भी, दोबारा से इसका अगर नाम देखना चाहें तो वेत्रावती इसका नाम है, कुमार रायसेन में इसका उद्गम है और यमुना से हमीरपुर में ये जाकर मिलती है। 480 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और 380 किलोमीटर ये एमपी में बहती है। इसे बुंदेलखंड की लाइफलाइन और गंगा ऑफ एमपी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा ताप्ती रिवर है, ये मुल्ताई बैतूल ज़िले में ओरिजिनेट होती है और इसे डॉटर ऑफ सन कहा जाता है, सूर्यपुत्री भी इसे कहा जाता है। सूर्यपुत्री कौन सी नदी है? ताप्ती रिवर। 724 किलोमीटर टोटल लेंथ है, 280 किलोमीटर एमपी में बहती है और ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है फॉल्ट वैली में और अरेबियन सागर में जाकर के समाप्त हो जाती है। शिप्रा हमने कर लिया। उज्जैन जो है इस शिप्रा के किनारे पर बसा हुआ है। अभी मैंने आपसे शायद नर्मदा कहा था, नर्मदा नहीं है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। केन है, माही है और शिप्रा नदी है, ये टोटल नदियां हैं। फिर देखो क्लाइमेट कैसा रहता है, क्लाइमेट के साथ साथ कितनी बरसात होती है, कौन कौन से मेजर रीजन्स हैं क्लाइमेटिक। ट्रॉपिकल मॉनसून प्रकार का वेदर रहता है। उसके अलावा मई गर्म होती है, जनवरी सबसे ठंडी होती है। तो आमतौर पर पूरे भारतवर्ष में तो नहीं, जो उत्तर भारत में तापमान ज़्यादातर रहता है, जिसमें 4 बड़े मौसम आते हैं, जिनमें गर्मी से मतलब आपका अप्रैल से आप मानिए कि जून, फिर आपका बारिश जिसमें आप जुलाई से लेके सितंबर तक आप मान सकते हैं लेटर मॉनसून, या इसको मॉनसून आप रखिए। फिर कोल्ड आप अगर कहें तो नवंबर टू फेब, ठीक है। और फिर आप एक स्प्रिंग मान लीजिए करीब 1.5 महीने का, जिसमें आप फेब टू अप्रैल आप उसको कह सकते हैं। ये 4 मौसम मेजरली रहते हैं। उसमें फिर बीच में छोटे छोटे जो 15-20 दिन के मौसम है, महीने भर के मौसम है, वो भी आ जाते हैं। ठीक है, ऋतु में बहुत ज़्यादा बताई गई है, लेकिन जो मौसम प्रकार है वो बहुत कम है। फिर रेनफॉल पंचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा होता है और भिंड मुरैना में सबसे कम 55 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है। सॉइल टाइप में काली रेगड़ मृदा पाई जाती है, ब्लैक रेगुर सॉइल जिसको कहा जाता है। 47% ऑफ टोटल एरिया हाई वाटर रिटेंशन है, कॉटन और सोयाबीन के लिए बेस्ट है। जैसे आप उत्तर प्रदेश की ज़मीन देखो तो आपको पीली, थोड़ी सी पीली धूसर रंग की ग्रेइश आपको मिट्टी नज़र आती है। राजस्थान में आप जाओगे तो बालू मृदा आपको मिलती है, जिसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है। एमपी आप जाओगे तो आपको काली मृदा वहाँ पर दिखेगी, वहाँ पे सच में काली मिट्टी आपको दिखती है। तो ये जो काली मिट्टी है, ये वाटर रिटेंशन इसका ज़्यादा होता है, जिसमें दरारें पड़ी होती हैं, वो जो फोटो आपने कई बार देखा होगा, वो मृदा यहाँ पर होती है। फिर लाल और पीली मिट्टी 33% ऑफ द एरिया पर है, ये बुंदेलखंड में। लाल और पीली से मतलब नॉट एग्जैक्टली रेड, लेकिन जो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के कारण जो मृदा लाल हुई है वो, और पीली मृदा आमतौर पर जिससे आप बालू या उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जो मृदा है उससे एसोसिएट करते हैं,
वो 33% ऑफ द एरिया में पाई जाती है, मेजरली बघेलखंड में, और ये पैडी के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप धान बोल सकते हो, धान की खेती यहाँ पर हो गई, और गेहूं भी पैदा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो एलुवियल सॉइल जो है सबसे फर्टाइल है और नॉर्थ वेस्ट एमपी में पाई जाती है। नॉर्थ वेस्ट एमपी कौन सा हो गया? जो यूपी से लगता हुआ एरिया है, जो राजस्थान से लगता हुआ थोड़ा सा एरिया है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा यूपी में एलुवियल सॉइल है, अवसादी मृदा, और नीचे थोड़ा सा जो एरिया एमपी से लगता है उसमें भी सेम मृदा होगी। फिर ये क्रीपिंग डेथ सॉइल इरोजन को कहा जाता है, क्योंकि चंबल की घाटियों में सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन आजकल और बहुत लंबे समय से हो रहा है। कारण उसका क्या है? क्योंकि वहाँ जो टेरेन है वो एक तो बीहड़ किस्म का है, प्लेट्यू से धीरे धीरे कट रहा है, प्लेन बन नहीं पाया है, ना वो रहने लायक है ना वो खेती के लायक है, तो वो एरिया लगातार कटता ही जा रहा है और इसे स्लो या क्रीपिंग डेथ भी बोला जाता है। फिर कौन कौन सी मेजर फसलें होती हैं? तो अभी आपसे कहा कि एमपी में काली मृदा है तो कॉटन ज़्यादा होगा, कॉटन के साथ साथ सोयाबीन ज़्यादा होगा, और वीट, तो सोयाबीन, वीट, कॉटन, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। और एमपी में सोयाबीन पूरे देश में सबसे ज़्यादा होता है। खंडवा और खरगोन ये जो ज़िले हैं इन्हें गोल्डन डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है, और मंदसौर और नीमच जो हैं वहाँ पर ओपीएम की पैदावार भी की जाती है। ओपीएम किस लिए पैदा किया जाता है? मेजरली मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, दवाओं वगैरह में जो हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसके लिए प्रोड्यूस किया जाता है। फिर ओडीओपी, जैसा हमने यूपी में देखा था, ओडीओपी एमपी में भी लागू किया गया। तो इसमें चिन्नौर राइस जो बालाघाट में होता है, कड़कनाथ चिकन, कड़कनाथ को जीआई टैग भी दिया जा चुका है, ये झाबुआ में है, और मस्टर्ड जो है वो मुरैना भिंड के इलाके में ज़्यादा होती है। और यहाँ से ये जो ओडीओपी है इनको सेलेक्ट किया गया है। कड़कनाथ चिकन झाबुआ जीआई टैग, मुरैना की मस्टर्ड ओडीओपी के अंतर्गत आई, और चिन्नौर राइस जो बालाघाट से ओडीओपी के तहत सरकार लेती है। ओडीओपी क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड्यूस। सरकार ने योजना चलाई, एक जिले से एक बड़ी फसल को हम चुनेंगे और उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगे। तो इन जिलों से ये प्रोड्यूस पैदा किए गए और देश को दिए गए। सीहोर में सोयाबीन का रिसर्च सेंटर है, रतलाम में अंगूरों का है, गेहूं का नर्मदापुरम में है, और कॉटन का खरगोन और खंडवा में है। अब खरगोन और खंडवा में वैसे भी ज़्यादा कॉटन होती है, तो जहाँ जो चीज़ ज़्यादा होती है वहीं उसका सेंटर बना दिया गया, उसी को ओडीओपी के तहत ले लिया गया और उसी के रिसर्च, डेवलपमेंट, इरिगेशन एंड प्रोडक्शन पर काम किया गया, तो बेटर रिजल्ट्स मिले। फिर उसके बाद है जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, कमर्शियल और सेरेल क्रॉप्स जो हैं उनमें सबसे पहले शुगर केन आता है। शुगर केन मेन कमर्शियल क्रॉप है और नरसिंहपुर में उगाई जाती है। कॉटन को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, गोल्डन डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है खंडवा और खरगोन को, क्योंकि यहाँ पर कॉटन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस की जाती है। मैरिजुआना भी होता है खंडवा में, अफीम भी होती है कहाँ? मंदसौर और नीमच में। रेवा में तंबाकू होता है, और कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर मिलेट्स की भी खेती की जाती है। तो मिलेट्स का ऐसे कोई डेंस एरिया नहीं है कि यहाँ पर स्पेसिफिकली या टिपिकली मिलेट्स उगाए जाते हैं, बट जो ओवरऑल स्टेट प्रोडक्शन है उसमें मिलेट्स का भी रोल है। और सरकार ने जब से इसको थोड़ा सा बढ़ावा देने के बारे में सोचा है, बढ़ावा दिया है, तब से ये प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ऐसे आप इसको समझिए। उसके बाद आ जाओ थोड़ा सा आगे। वाटरफॉल और इरिगेशन में हमने पहले भी देखा था कौन कौन से मेजर वाटरफॉल्स हैं। ठीक है, तो कपिल धारा है, धुरंधर है, चचाई है और बहूती है। ठीक है, इरिगेशन में हमने ट्यूबवेल और जो कैनाल्स हैं उनका पोर्शन देख लिया था। हमने मेजरली ट्यूबवेल्स देखा था जो 67% ऑफ द टोटल एरिया था, और जो टोटल इरिगेटेड एरिया है वो मोर देन 50 लाख हेक्टेयर से, टारगेट इज 65 लैक्स बाई 2025। तो 2025 तो चला गया, ये टारगेट पूरा नहीं हुआ। टारगेट पूरा कैसे होना था?
कि आप ट्यूबवेल्स की संख्या बढ़ा देंगे, बट अगेन ट्यूबवेल की संख्या बढ़ा देंगे तो आपका ग्राउंड वाटर लेवल नीचे हो जाएगा। फिर आपको एक योजना चलानी पड़ेगी ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए, जो हम अपना टारगेट नेशन वाइड भी कभी पूरा नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए सरकार ने क्या सोचा कि नहरों का जाल ज़्यादा बिछाया जाए और तालाब बनवा दिए जाएं। तालाबों से क्या होगा, एक तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज लगातार और जल्दी होता रहेगा, साथ ही साल भर सिंचाई की व्यवस्था, नदियों से नहरें जोड़कर तालाबों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था अगर कर दी जाए तो ये काम पूरा किया जा सकता है। सरकार इसी पर काम कर रही है। 16% कैनाल्स का पूरे एमपी में अभी तक जाल बिछाया जा चुका है। 16% का मतलब ये कि जो टोटल इरिगेशन होता है, जो टोटल सिंचाई होती है, वो 16.8% फ्रॉम द कैनाल्स होती है। और ये आंकड़ा सरकार को कैसे पता? क्योंकि सरकार बिछाती है और दूसरा टैक्स कलेक्ट करती है इरिगेशन के ऊपर। ठीक है, टैक्स नॉट डायरेक्ट टैक्स, लेकिन सिंचाई के लिए आपको कर देना पड़ता है। फिर देखो, फिर कुछ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ बांध हैं जो जान लेने चाहिए। टिगरा डैम जो है वो ग्वालियर में है, पहला डैम है, 1915 और 16 में बनाया गया था एमपी का, जिसे मध्य प्रदेश तब कहा नहीं जाता था, विंध्य प्रदेश के नाम से कोलोकियली जानते थे। फिर चंबल प्रोजेक्ट आया गांधी सागर मंदसौर में 1953 और 54, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। इससे क्या हुआ, पावर को और जो इरोजन है उसको कंट्रोल करने में मदद मिली। फिर नर्मदा प्रोजेक्ट के तौर पर इंदिरा सागर, ये खंडवा में बना, लार्जेस्ट रिजर्वायर बना था पूरे इंडिया का इंदिरा सागर नर्मदा प्रोजेक्ट के तहत। सरदार सरोवर बनाया गया, ये एमपी का नहीं है खैर। ठीक है, उसके अलावा बरगी रानी अवंती सागर ये बनाया गया। बाण सागर प्रोजेक्ट सोन नदी पर बनाया गया, इससे एमपी, यूपी और बिहार तीनों को फायदा होता है। और मोहनपुरा प्रोजेक्ट जो राजगढ़ में बना था, ये कंट्री का पहला प्रेशराइज्ड पाइपलाइन इरिगेशन सिस्टम था। उसके अलावा बेतवा पर बनाया गया राजघाट, हलाली में बनाया गया, और संजय सरोवर बेनगंगा पर बनाया गया। ठीक है, ये मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। फॉरेस्ट कवर कितना है? हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया है 77,000 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 25% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। भारत की स्कीम क्या है कि इसको 33% तक लेके जाओ, लेकिन 33% अगर लेकर के चले गए तो एग्रीकल्चर कहाँ करेंगे? ये सरकार की प्रॉब्लम है। इसीलिए कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स को भी सरकार ने लगातार फॉरेस्ट कवर के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की है। क्या क्या पैदा होता है? टीक होता है करीब 20%, फिर तेंदुपत्ता होता है 60% ऑफ द नेशनल प्रोड्यूस अकेले मध्य प्रदेश में। ठीक है, 11 टोटल नेशनल पार्क है। पहला नेशनल पार्क एमपी में 1955 में बना था, कान्हा किसली, और इसका अपना मैस्कट था। ठीक है, फिर बांधवगढ़ बनाया गया जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स की डेंसिटी है और करीब 32 पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं। पेंच बना जिसे मोगली लैंड कहा गया। कूनो पालपुर बना, ये नाम्बियन चीता रीइंट्रोडक्शन 2022 में नामीबिया से जो चीते आए थे उनको यहाँ पर रीइंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है एमपी में? बालाघाट में है। और सबसे कम कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में है। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज एरिया अगर बात करें तो उमरिया में है 54%। अब ये एरिया और परसेंटेज का क्या है, मान लो कि किसी डिस्ट्रिक्ट का एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर है, एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 किलोमीटर स्क्वायर है, 100 स्क्वायर किलोमीटर है मान लो, किसी का एरिया है 1000 स्क्वायर किलोमीटर, तो मान लो कि इसमें 1000 स्क्वायर किलोमीटर वाले में 100 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंदर है। ठीक है, तो कितना हुआ? 10% हुआ। और ये जो 100 स्क्वायर किलोमीटर वाला है इसके अंदर 50 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट है, तो ये टोटल एरिया का कितना परसेंट हुआ?
100 था 50, तो 50% हो गया। यानी कि 1000 का 10% 100 होता है और 100 का 50% 50 होता है। तो तरीके से अगर देखें तो फॉरेस्ट कवर तो इसमें ज्यादा है 100 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन इसका एरिया भी बड़ा है, तो एरिया वाइज तो ये ज्यादा है और परसेंटेज वाइज ये ज्यादा है। समझ गए? अगर इन दोनों में से पूछा जाए, इन दोनों में से पूछा जाए कि परसेंटेज एरिया के तौर पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो आप बोलोगे कि ये जो 50% है ना, 50% वो 10% से ज्यादा है। भले ही उसमें कम एरिया हो बट वो परसेंटेज वाइज ज्यादा है। तो ऐसे करके ये वेरिएशन आपको दिखेगा। तो मैक्सिमम एरिया जो बालाघाट में है फॉरेस्ट का, मिनिमम एरिया शाहजहांपुर में है, मैक्सिमम परसेंटेज उमरिया में है और मिनिमम परसेंटेज उज्जैन में 0.6%। ये तो बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये मेजरली सिटी एरिया है। ठीक। टोटल 16 फॉरेस्ट सर्कल है। खंडवा सबसे बड़ा है, नर्मदापुरम सबसे छोटा है। फिर फॉरेस्ट किस प्रकार के हैं एमपी में? तो मॉइस्ट डेसिडियस है जहां पर 125 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होता है, और ड्राई डेसिडियस है जहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है साल में, और फिर थॉर्न है जिनमें 50 से 75 सेंटीमीटर की सालाना बारिश होती है। बेसिकली झाड़ियां हैं ये और कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर बात करें तो 65% रिजर्व है, प्रोटेक्टेड 32% है और अनक्लासिफाइड 1.8% है। टीक साल और तेंदुपत्ता बंबू ये सब ज़्यादा चीज़ें पैदा होती हैं, बात कर चुके हैं। नेशनल पार्क टोटल 11 है, वो भी बात कर चुके हैं। तो ऐसे करके हमने अपना जो एमपी का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन है वो देखा। इसमें हमने स्टेट के जो मेजर इश्यूज हैं, मेजर इंट्रोडक्टरी पार्ट्स हैं, उनकी चर्चा कर ली। इसके अलावा हम अपना जो नेक्स्ट सेशंस हैं क्रैश कोर्स में, वो सब्सिक्वेंटली मेजर डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री, एंड उसके बाद जो PYQ सेशन है वो करेंगे। और एमपी जीके को बहुत अच्छे से और गहनता से कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इफ़ यू आर विलिंग तो हमारा MPPSC प्रीलिम्स 2026 क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। 60 डेज प्रोग्राम है। इसमें यू विल गेट 180 क्लासेस विद नोट्स, PYQ एंड टेस्ट्स starting from 15th January and it will end on 15th of March. CSET paper, MPPSC GK, current affairs, geography, polity, history, economy, science and static GK, everything you will get in this batch. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार सर्व करें बैच को और बाकी जुड़ने की कोशिश करें। एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना जल्दी आप पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच।